देखिए, देश को लंबे समय से जनगणना का था इंतजार और आखिर ये समय आ चुका है। भारत की जाति जनगणना की शुरुआत का रास्ता अब साफ होता हुआ नजर आ रहा है। केंद्र सरकार ने जनगणना अधिनियम 1948 के तहत आज ऑफिशियल गेजेट नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके बाद अब देश भर में जनगणना और जातिगत जनगणना की आधिकारिक तैयारी शुरू हो चुकी है। कोरोना महामारी के चलते सालों से टली हुई ये प्रोसेस अब डिजिटल माध्यम से पूरी होगी। वैसे तो जनगणना हर 10 साल में होती है। 2021 में जनगणना होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे टाला गया। टलने के कारण इसका साइकिल भी अब बदल जाएगा। अब अगली जनगणना 2035 में होगी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि कब से आखिर ये कास्ट सेंसस की शुरुआत होगी। आपको जानकारी देते हैं, दरअसल पहले चरण में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2026 तक जनगणना की गिनती पूरी होगी। दूसरा जो फेज होगा वो देश के बाकी स्थानों पर होगा और ये 1 मार्च 2027 तक पूरा होने की फिलहाल उम्मीद जाहिर की जा रही है। जातिगत जनगणना की मांग करने वालों का दावा यह है कि ऐसा होने के बाद पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लोगों की शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का पता चलेगा। उनकी बेहतरी के लिए सही नीति बनाई जा सकेगी। सही संख्या और हालात की जानकारी के बाद ही उनके लिए जो एक्चुअल प्रोग्राम बनाने में मदद मिल पाएगी। वहीं इसका विरोध करने वाले कहते हैं कि इस तरीके की जनगणना से समाज में जातीय विभाजन बढ़ जाएगा। इसकी वजह से लोगों के बीच दुश्मनी बढ़ेगी, लेकिन सरकार का मानना है कि जातीय जनगणना से देश के हर एक वर्ग को उसकी सही हिस्सेदारी मिलने में आसानी होगी। आपको बता दें, इससे पहले 1901 और 1931 में जाति जनगणना हुई थी। 1901 की जनगणना में 1646 जातियों का जिक्र किया गया था। फिर आता है 1931, जिसकी जनगणना में 4147 जातियां बताई गई। और अब 2026 में देखना होगा कि कितनी जातियां बताई जाती हैं। और इस बार जाति जनगणना को लेकर के सरकार ने पूरी प्रिपरेशन कर रखी है। मैं आज भी कहता हूं, कांग्रेस को न जातिगत जनगणना में रुचि थी, न ओबीसी में रुचि है, न पिछड़ा वर्ग में रुचि है। उनकी ये कोई सामाजिक प्रतिबद्धता का विषय ही नहीं है। और मैंने उनके इतिहास को अपनी पत्रकार वार्ता में इसलिए रखा है कि उनकी जो नीति, नीयत, कथनी है और उनकी जो करनी है, दोनों अलग अलग हैं। वो कभी सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने काम नहीं किया है। हमारा ये मानना है, सबका साथ सबका विकास का अर्थ ही यही है कि संविधान में दिए गए, संविधान में स्वीकृत जो भी आरक्षण की व्यवस्था है उसको जमीन तक पहुंचाएंगे। और न्यायिक तरीका भी यह है कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से समाज के सभी वर्गों को सशक्त करके सहभागिता की जाएगी। जब सभी वर्ग कहते हैं तो हम सभी वर्ग के लिए काम करते हैं। वर्ग और परिवार में अंतर होता है। आपको बता दें, इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को जनगणना कराने की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, महापंचन और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण समेत बाकी अधिकारियों के साथ बैठक की। सरकारी बयान के मुताबिक ये जो जनगणना है वो पूरी तरीके से डिजिटल होगी। इसके लिए मोबाइल ऐप तैयार किए जाएंगे और उसी में जनगणना से जुड़ी हुई सभी जानकारी इकट्ठा होगी। ऐप 16 भाषाओं में उपलब्ध होंगे। जनगणना के 2 मुख्य चरण होने वाले हैं। पहला हाउसिंग सेंसस, जिसमें घरों की गिनती और सुविधाओं की जानकारी होगी। दूसरे में पॉल्यूशन सेंसस होगा और हर व्यक्ति से जुड़े हुए व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक आंकड़े होंगे। ये कहा जा रहा है, माफ कीजिएगा, ये पॉपुलेशन सेंसस है, जिससे ये तमाम जानकारियां इसमें कलेक्ट की जाएंगी। अब नोटिफिकेशन आने के बाद अब जनगणना से जुड़ी हुई जो अलग अलग एजेंसियां हैं वो सक्रिय हुई नजर आएंगी। पहले स्टाफ की नियुक्तियां होंगी, ट्रेनिंग होगी, फॉर्मेट तैयार होगा और फिर फील्ड वर्क की प्लानिंग की जाएगी। देश में पहली बार जनगणना और जातिगत जनगणना एक साथ हो रही है। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि इस बार इसमें फिर नया क्या होने वाला है। तो आपको बता दें, डिजिटल गणना इसमें होगी। मोबाइल ऐप्स और सेल्फ जो इन्यूमरेशन है उसका विकल्प होगा। जातिगत जनगणना पहली बार इसमें शामिल होंगे। 34 लाख कर्मचारी घर घर जाकर के इंफॉर्मेशन जुटाएंगे। 30 से अधिक सवाल होंगे, जिनमें धर्म क्या है, जाति क्या है, शिक्षा कितनी है, रोजगार का माध्यम क्या है, प्रवास, परिवार की संरचना आदि जो तमाम क्वेश्चंस हैं वो इसका हिस्सा रहने वाले हैं। और अब बात उन इंफॉर्मेशन की करते हैं जिसका यूज किया जाना है। सामाजिक और आर्थिक योजनाओं की प्लानिंग, आरक्षण नीति और महिलाओं के लिए सीट आरक्षण, 2028 में परिसीमन यानी डिलिमिटेशन की तैयारी, 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले आरक्षित सीटों की स्थिति तय होगी। राज्यों को मिलने वाली केंद्रीय सहायता में इस डेटा का प्रयोग होगा। लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण का भी रास्ता क्लियर हो सकता है।
अब आपको समझाते हैं कि डिजिटल प्रोसेस कैसे काम करेगा, कैसे ये काम करता है। हाउसिंग और पॉपुलेशन सेंसस के लिए अलग अलग फॉर्मेट तैयार होगा। एप्स में जाति, उपजाति और ओबीसी दर्ज करने की सुविधा होगी। खुद से इंफॉर्मेशन भरने यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन या इन्यूमरेशन का जो ऑप्शन है वो आपके पास होगा। कर्मचारियों को डिजिटल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो जनगणना की जो पूरी प्रक्रिया है 1 मार्च 2027 तक खत्म हो सकती है, जो लगभग 21 महीनों में पूरी होगी। जनगणना का प्राइमरी डेटा मार्च 2027 में जारी हो सकता है, जबकि डिटेल डेटा जारी होने में दिसंबर 2027 तक का वक्त लगेगा और इसके बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन 2028 तक शुरू हो सकता है। इस दौरान महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी लागू किया जा सकता है, यानी 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की तस्वीर साफ हो सकती है। तो जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा ताकि आबादी के हिसाब से लोकसभा सीटों का बंटवारा हो सके। इसे लेकर दक्षिण के राज्यों में परेशानी बढ़ी हुई है, क्योंकि वहां पर उत्तर भारतीय राज्यों के मुकाबले आबादी कम है। ऐसे में उन्हें डर है कि सीटें घट जाने से लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। ऐसे में सरकार को परिसीमन पर काफी विचार विमर्श करना पड़ेगा। हालांकि केंद्र सरकार ने भरोसा दिया है कि परिसीमन में सभी पक्षों की चिंताओं पर विचार किया जाएगा।